चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी ये स्टैंड करता है ओएल टैग जो हमारा है, ये स्टैंड करता है किसको? ऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि आपके इवेंट्स कैसे यानी आपके इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, किस ऑर्डर में हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक चाय बनानी है, राइट, तो आप किचन में जाएंगे, फिर अपने यूटेंसिल्स देखेंगे, अपने इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, तो उसका एक फॉर्म स्पेसिफिक फ्लो है, राइट। इस ये जस्ट लाइक एक फ्लो चार्ट बिहेव करता है। तो जिस चीज़ का एक फ्लो होगा तो उसको हम एक ऑर्डर लिस्ट में डालेंगे। और इसका ऑर्डर लिस्ट का स्टार्टिंग टैग क्या होता है? ओएल, और क्लोजिंग टैग भी। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसमें हमें डेफिनेटली क्लोज करना पड़ेगा। सेम तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें कोई भी ऐसी इवेंट्स हो जिनमें कोई ऑर्डर आपस में नहीं हो, जिनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे ना हो, तो उस टाइम पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कौन सी आपकी हॉबीज है, आपको कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, ये सारी चीजें अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाल सकते हैं। तो अब आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट तो डाल दिया है, लेकिन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, लिस्ट आइटम्स, यानी कि लिस्ट एल आई टैग, जो आप जहाँ पे हम अपनी लिस्ट आइटम्स डिफाइन करेंगे। यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये चीज़ें हम डिफाइन करेंगे कि क्या इवेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट पसंद है, हॉबीज़ के अंदर फुटबॉल पसंद है, तो ये सारे इवेंट्स आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं तो आप एल आई टैग यूज़ करते हैं। अब फटाफट इसका डेमो देख लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसका अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, राइट। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गया और उसके अंदर हमारा लिस्ट आइटम है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो कोई ऑर्डर नहीं होगा, तो हम अपनी हॉबीज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, एक और एल आई लिख देते हैं, फुटबॉल लिख देते हैं। ठीक है, और आप लिखेंगे, एक और एल आई लिखेंगे, वॉलीबॉल लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे सेव हो गए। अब हम देखेंगे इसको रन करके तो कैसे लगेगा। ये रहा आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि इनके आपस में, ये लिस्ट ऑफ हॉबीज है, इनकी आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अब आपके फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसी वाले काम है तो हम क्या लिखेंगे, उस टाइम पे हम क्या बनाएंगे, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल टैग लगा के इसके अंदर लिस्ट आइटम्स डाल के एक एक करके हम इसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग अ टी, स्टेप 1 क्या होगा, गो टू द किचन। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा, उसके बाद फाइंड योर यूटेंसिल्स। ठीक है, और फिर हम आगे कुछ और स्टेप्स करेंगे जो हम डिफाइन नहीं करेंगे। डॉट 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 लगा लेते, ठीक है, इसको सेव कर लेते, देख लेते कैसा बनेगा। ठीक है, इसको सेव किया है, देखिए, गो टू द किचन, फाइंड यूटेंसिल्स, उसके बाद आगे के काम करेंगे। तो 1 2 3 करके इसमें एक मार्किंग आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिव और स्पैन टैग्स की। बेसिकली अगर हम डिव और स्पैन टैग की बात करें तो इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इनमें जो मेजर डिफरेंस ये है कि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन जो है इनलाइन एलिमेंट है। और जब भी हमें किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को टुगेदर, मतलब एक साथ हमें उनको क्लब करना है, राइट, तो हम डिव और स्पैन को यूज करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, खाली ये है कि इनलाइन और एक इनलाइन है, एक ब्लॉक लेवल है। अब क्लब करने का फायदा क्या है? बेसिकली अगर हम लेट सपोज हमारे पास 4 5 पैराग्राफ्स है और हम 3 पैराग्राफ्स को क्लब करना चाहते हैं और उन पे कुछ प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं, तो हम डिव का यूज कर सकते हैं या स्पैन का यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट, राइट। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक्ट करता है एज अ कंटेनर, राइट। और इसका एक फायदा ये है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना होगा या किसी पर्टिकुलर वर्ड को टारगेट करना हो या उस पर स्टाइलिंग लगानी हो, तो उस टाइम पे हम उन पर्टिकुलर वर्ड्स को क्लब कर सकते हैं एक साथ और उनको इनलाइन बना लेंगे। इस टाइम पे हम इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर हमें इनलाइन चाहिए तो हम स्पैन टैग को यूज करेंगे। इसी तरीके से डिव और स्पैन में ये डिफरेंस है और ये बेसिकली स्टाइलिंग के काम पे हमें बहुत ही ज्यादा इनका यूज आता है। तो
इन नटशेल अगर आपको क्लब करनी है, कोई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लब करना है एक साथ और उन पे कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है, यू शुड गो फॉर div टैग या स्पैन टैग डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अब इस चीज का डेमो देखते हैं। अब हमारे पास ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब मैं अगर इनको div टैग के अंदर डालूं दोनों को, ठीक है, इनको मैंने दोनों को div टैग के अंदर डाल दिया और अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों पे कुछ स्टाइलिंग करूं। फॉर एग्जांपल अब स्टाइलिंग की बात यहाँ करें तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, कलर प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के, ठीक है। स्टाइल कलर यानी कि टेक्स्ट कलर जो हम इसका रेड कर देते हैं, ये थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, हमें इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस डिव के अंदर ये जो दोनों लिस्ट आइटम्स है, ये जो दोनों लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, इनकी टेक्स्ट के कलर दोनों के रेड हो जाएंगे। यानी कि मैंने इनको ग्रुप कर दिया, इनको एक ही साथ ग्रुप कर दिया और ये अब एक्ट करेंगे एज अ कंटेनर। क्यों? क्योंकि ये डिव के इनसाइड है, राइट। तो ये डिव के अंदर है, तो इसीलिए हम अगर कोई भी चेंजेस करेंगे, कोई भी CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दोनों पे लग जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको इंडेंट कर देते हैं तो आपको इस चीज की क्लैरिटी आ, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब देखिए कैसे आ जाती है इसकी, देखिए दोनों की जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो गए। अब सिमिलरली स्पैन टैग भी ऐसे ही होगा, स्पैन भी ऐसे ही बिहेव करेगा, लेकिन उनमें उसमें हम इनलाइन, जितने भी सारे इनलाइन एलिमेंट्स होंगे, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। बाकी एज इट इज ये सेम ही इसका काम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इमेज टैग की बात करें और एंकर टैग की बात करें। इमेज टैग क्या चीज, किसकी चीज के काम आता है? जब भी आपको कोई भी इमेज आपको अपलोड करनी होगी अपने वेबसाइट में, तो आप इमेज टैग का यूज करेंगे। फिर से ये जो है इमेज टैग जो है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसको आपको क्लोज करना एक्सप्लिसिटली नहीं, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आप अपना इमेज लिखेंगे, इमेज टैग, और उसके बाद आप सोर्स डालेंगे। इंटरनेट पे खोलिए कुछ, लेट सपोज हम डॉग्स की इमेज, डॉग्स इमेज उठाएंगे तो ये एक डॉग है, तो इसका एड्रेस करेंगे, इस इमेज का एड्रेस कॉपी करेंगे और हम जाएंगे वापस अपने सबलाइम में और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इमेज का URL आ गया, सोर्स आ गया इमेज का। अब क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये इमेज आ गई। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगर हमें इस इमेज पे क्लिक करना है और ये इमेज फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये इमेज फेच नहीं हुई है हमारे इंटरनेट में, ये जो इमेज है, ये इमेज का पाथ मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। लेट सपोज लेट से मिला, ये मिटा देते, ठीक है। अब देखिए ये इमेज टैग नहीं आया, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज आए कि ये जो इमेज हमने फेच करनी चाहिए वो फेच नहीं हुई। तो इसके साथ एक एट्रीब्यूट आता है ऑल्टरनेट करके ALT, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं ये जो है ये एक डॉग इमेज थी, ठीक है। तो हमें पता चलेगी कि ये जो टेक्स्ट वहां पे आया है, जो छोटा सा आइकन आया हुआ है, ये इमेज टैग जो रेंडर नहीं हो पाया, जो फेच नहीं हो पाया, वो एक डॉग इमेज थी, ठीक है। ताकि यूजर को ऐसा ना लगे कि उसका कोड गलत है, यानी कि उसकी इमेज फेच नहीं हो पाई है, ठीक है। इसको रिमूव कर देते, ठीक है, सेव कर देते। तो ये एक इमेज टैग हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एंकर टैग की बात करें तो एंकर टैग कैसे काम करता है? जितने भी आपके रेफरेंसेस है, राइट, जो भी हमने रेफरेंसेस देखी हेड टैग के अंदर, जिस पे हम क्लिक करते थे फिर दूसरे पेज पे जाते थे, तो ये सारा रेफरेंसेस जो है ये हम एंकर टैग हम इसके लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे जो वेब पेज में जितने भी लिंक्स ऐड करने के लिए है, वो सारी हम इससे बना सकते हैं। ये देखते थे डेमो ताकि ये चीज क्लियर हो जाए हमें। तो कैसे हम लिखेंगे? इसको A लिखे, फिर टैब प्रेस करें, एंकर टैग, फिर जो हमारी रेफरेंस होगी वो उस पे वो जो भी हमारा URL होगा, फॉर एग्जांपल https www.google.com, और हम लिखेंगे यहाँ पे जो
जिस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो जो जिस टेक्स्ट के अंदर जो अंडरलाइंड आएगा टेक्स्ट, जिस पे हम क्लिक करेंगे और हम उस पेज पे पहुँच जाएंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा गो टू गूगल, तो आप इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप गूगल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसको सेव कर दिया। देखिए अब ये ऐसा क्यों हो गया कि इसी के साथ आ गया, क्योंकि हमारा इमेज टैग और जो ये एंकर टैग है, ये दोनों इनलाइन एलिमेंट से, तो इसीलिए एक दूसरे के साथ साथ आ गए। तो अब जैसे ही हम इस गूगल पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल पेज पे हमें ले गया गूगल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू टैब में ओपन हो जाए तो बस आपको ब्लैंक लिखना है। ठीक है, ब्लैंक लिख के छोड़ देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट चेंज किया एक और, जो कि है ब्लैंक, टारगेट करके ब्लैंक। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये नए टैब के ऊपर खुल जाएगा रादर देन इसी पेज पे, जो यूजुअली ऐसी होती है ना कि जब भी आप लिंक करते हो तो एक नया टैब खुल जाता है। तो अगर आप नया टैब नहीं खुलना चाहते तो आप इसी पे क्लिक करें और ये इसी पेज पे रिफ्रेश हो जाएगा, पेज रीलोड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स है, इसीलिए एक दूसरे के साथ साथ आ गए। ठीक है, अब हम थोड़ा इनलाइन, ब्रेक लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इन दो के बीच में जो ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है, इनके बीच में थोड़ी सी गैप चाहिए थी, यानी कि कुछ ब्रेक लाइंस मैं यूज़ करूँगा, BR टैग यूज़ करूँगा। न्यू लाइन जस्ट लाइक हम एंटर प्रेस करते हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर, अगर हमें वैसे ही दो इमेजेस के बीच में या किसी भी टेक्स्ट के बीच में कुछ थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो हम BR टैग का यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने जब सेव किया और उसको मैं रन करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देखिए कितनी स्पेस आ गई ना यहाँ पे। अब हमारे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है, जो साथ में थे और ये इमेज टैग्स के साथ में था, तो इसके बीच में थोड़ी सी ये आ गई, स्पेस आ गई। और अगर हमें ये भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, तो हम किस टैग का यूज़ करेंगे, HR टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, HR टैग यूज़ हो गया और उसको जब रन किया हमने, ठीक है, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई थ्रू आउट। ठीक है।